Hello friends, I hope you all doing well. My name is Nikhil Trin. Welcome to Edu Preparator. बच्चों आज की वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके एग्जामिनेशन में सीबीएसई एग्जामिनेशन में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके डिफरेंट चैप्टर से आ सकते हैं, जिसमें मैं कहीं ना कहीं आपके 6 मार्कर एंड 4 मार्कर क्वेश्चन आपके कौन से टॉपिक से आ सकते हैं बेटे उनको बताता हुआ चलूंगा। एज वेल एज इसी वीडियो में मैं आपको कहीं ना कहीं ये भी बताऊंगा कि आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन कौन सी पिक्चर से आ सकते हैं एंड उन पिक्चर्स के बारे में आपको ब्रीफ जरूर देता हूं मैं चलूंगा। एक और थिंग, मैं आपको इसी वीडियो की हेल्प से आपको मैं एमसीक्यूज कहां से करने हैं, कैसे करने हैं वो जरूर बताता हुआ चलूंगा, जहां पे मैं आपको कहना कि 200 एमसीक्यूज के बारे में बता दूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, हमारे पॉलिटिकल साइंस के अंदर 4 मार्क्स का मैप आता है, तो बच्चों इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको 4 मार्क्स कैसे सिक्योर करने हैं। तो बेटा हम चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं निखिल सेन, वेलकम टू एडू प्रिपरेटर। बच्चों सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मेरी आपको सलाह है इन टॉपिक्स को जरूर लिख लेना जो आपको मैं बताने वाला हूं, क्योंकि यहां से बेटा हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। सबसे पहले बेटा हम बात कर रहे हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट बुक की। फर्स्ट बुक इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट आवर वर्ल्ड बुक्स, मींस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में बेटा डिस्कस करने वाला हूं। बच्चों यहां पे हमारा सबसे पहले जो चैप्टर आता है बच्चों वो आता है हमारा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। बच्चों एंड ऑफ बाइपोलैरिटी बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सीधा बच्चों 6 मार्क्स का बेटा पेपर है ये। इस चैप्टर के अंदर बेटा आपको ये टॉपिक्स जरूर करने हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। बेटा वो कौन से हैं बच्चों? सबसे पहले सोवियत सिस्टम मींस यूएसएसआर क्यों ब्रेक हुआ, बच्चों ये आपको जरूर करते हुए चलना है। एंड यूएसएसआर कैसे बना, सब चीजें क्या थी बच्चों यहां पे कवर होगा, जिसमें मेरी सजेशन रहेगी आपको टाइमलाइन ऑफ यूएसएसआर सोवियत यूनियन की जरूर पढ़ते हुए चलनी है। एज वेल एज बच्चों यहां पे एक मेन इंपॉर्टेंट पर्सन है गोरबाचेव। बच्चों गोरबाचेव 1985 में आए, उन्होंने क्या क्या आके रिफॉर्म्स की कोशिश करी बच्चों वो आपको यहां पे जरूर पढ़ते हुए चलना है। एज वेल एज यहीं से आप ये भी कहीं ना कहीं पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है कि अल्टीमेटली गोरबाचेव के रिफॉर्म्स के बाद भी यूएसएसआर टूट गया, तो यूएसएसआर के टूटने की वजह से उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे, जिसमें बच्चों हमारा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए। एज वेल एज डिसइंटीग्रेशन के कॉजेस क्या थे, तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी चैप्टर में बेटा आपका अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, क्वेश्चन बनता है जो कि शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस। बच्चों जब भी आप शॉक थेरेपी की बात करते हो तो बच्चों आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं कि यूएस के कहने पे या फिर इन ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं यूएसएसआर टूटा, तो उसके टूटने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, तो बच्चों यहाँ पे आपको जरूर पढ़ते हुए चलना है। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो कि मानता हूँ कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा है मगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, तो सीधा 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है या इवन 6 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि यूएसएसआर के टूटने के बाद क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन बेटा इवॉल्व हो गए थे जो कि डिसइंटीग्रेटेड कंट्रीज थी यूएसआर की। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बनता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमारे एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के। बच्चों सेकंड चैप्टर है हमारा कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर। बच्चों अगेन 6 मार्क्स का है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा छोटा है, इजिली हो सकता है, क्योंकि बेटा हमारे यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। पहला टॉपिक बेटा बनता है यूरोपियन यूनियन। बच्चों आपको पता होना चाहिए यूरोपियन यूनियन कैसे बना, यूरोपियन यूनियन की टाइमलाइन क्या है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन कैसे यूएस के अगेंस्ट कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बनने की अच्छी संभावना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बनेगा बेटा हमारा आसियान कंट्रीज। 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू ग्रुप बना, सबकी सब कंट्रीज आसियान की ग्रुप की तरफ फोकस क्यों कर रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक किस्म से हॉट मार्केट है, एक उभरती हुई मार्केट है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आपको बच्चों से यहाँ पे इसके पिलर्स भी कहीं ना कहीं पढ़ते हुए चलने हैं। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का रहेगा बेटा आपका राइज ऑफ चाइना। चाइना ने अपने इकोनॉमी को 1970s में ओपन किया। जब बेटा ओपन किया तो कैसे रिजल्ट रहा, किन टर्म्स के बेसिस के ऊपर चाइना ग्रो कर पाया, तो बच्चों जो उनके रिफॉर्म्स है ना
उन रिफॉर्म्स को पढ़ना है, एग्रेरियन रिफॉर्म, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, डिफेंस को रिलेटेड, तो बच्चों इसको पढ़ते हुए जरूर चलना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। नो बच्चों, नेक्स्ट बेटा चैप्टर है हमारा कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, मतलब साउथ एशियन कंट्रीज, जहाँ पे बेटा इंडिया और उसके नेबरिंग के ऊपर बात आती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन यहाँ पे 4 से 6 नंबर का बेटा बनता ही बनता है। ऑल्दो 6 मार्क्स का बेटा चैप्टर में पहले ही बोला गया है। तो बच्चों यहाँ पे कहीं ना कहीं साउथ एशियन टाइमलाइन आपको इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हुए चलनी है, आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ बनता है कि जो मिलिट्री और डेमोक्रेसी जो कहीं ना कहीं आई गई पाकिस्तान और बांग्लादेश में, तो बच्चों उसको यहाँ पढ़ते हुए जरूर चलना है, उसकी टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान में दोनों में ही डेमोक्रेसी भी थी, मिलिट्री रूल भी था, बट गवर्नमेंट क्या थी, अनस्टेबल थी, जो कि इंपॉर्टेंट चीज बनती है। और आज के डेट में भी हम देख रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश में बेटा आपकी क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो अगेन इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन बनता है। नाउ नेपाल में मोनार्च टू डेमोक्रेसी, अभी भी हम देख रहे हैं नेपाल में कहीं ना कहीं चीजें बहुत स्टेबल नहीं है, अभी वहां फिर से इलेक्शंस अभी वहां पे हुए हैं। तो बच्चों वहां पे भी आपका मोनार्च से डेमोक्रेसी कैसे आई, ये इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक बनता है। नाउ श्रीलंका एक इंपॉर्टेंट है बच्चों, जब हम लोग साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका ही ऐसी 2 कंट्रीज हैं जहां पे मिलिट्री रूल नहीं आया, इंडिपेंडेंस के बाद मिलिट्री रूल नहीं आया। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कहीं ना कहीं बन सकता है आपका। मगर श्रीलंका में जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुए सिन्हालास और लिट्टे को लेके, तो बेटा यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा जरूर बनता है आपके लिए, जो पढ़ना चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिया पाकिस्तान की वॉर 1947, 1965, 71, 1999, ये बेटा इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि इसी कॉन्फ्लिक्ट के साथ कहीं ना कहीं जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर इशू चल रहा है, टेररिज्म का इशू चलता है, इंडस वाटर ट्रीटी को लेके इशू चलता है बच्चों, वो आपको यहाँ पे जरूर पढ़ते हुए चलना है। एंड इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और क्या क्या हमारे इनमें कहाँ पे हमारी बाउंडेशन अच्छी चल रही है, उन सबको यहाँ पढ़ते हुए चलना है। एज वेल एज मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगा, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके आपस में, इंडिया को छोड़ के नहीं, लेट्स से दैट, जैसे कि हम बात करें म्यांमार और बांग्लादेश में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स है, जैसे हमने बोला कि रोहिंग्यास का बेटा कॉन्फ्लिक्ट है, तो बच्चों इन सब कॉन्फ्लिक्ट को बेटा आपको पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से लगभग बन सकता है। नाउ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बच्चों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगेन चैप्टर नंबर बेटा हमारा 6 नंबर का ये चैप्टर है। इस चैप्टर में बेटा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, सबसे पहले यूनाइटेड नेशन कैसे बना, तो बच्चों उसकी टाइमलाइन होगी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड नेशन का स्ट्रक्चर क्या है, उसके जुडिक्शन क्या है, यूनाइटेड नेशन की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसके अटैच है, तो बच्चों यहाँ पे ये टॉपिक आपका कहने बनता है। नाउ यहाँ पे बेटा हमारा रिफॉर्म्स ऑफ यूनाइटेड नेशन की बात जरूर आएगी, जैसे कोफी अनन ने कौन से रिफॉर्म्स की बात की गई थी, ये बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बनता है। इंडिया और यूनाइटेड नेशन, इंडिया क्या कैसे चाह रहा है, इंडिया ये चाहता है कि यूनाइटेड नेशन में इंडिया को परमानेंट सीट मिले, क्या पैरामीटर्स रखे हुए हैं यूनाइटेड नेशन ने परमानेंट सीट्स के लेके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बच्चों यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं वो कवर होगा। एज वेल एज यूनाइटेड नेशन की इंपॉर्टेंट एजेंसीज कौन सी है, जहां पे बच्चों आपको आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, WTO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इवन यू कैन से आपका एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन, एज वेल एज इसी में आपका बच्चों यूनाइटेड नेशन और यूएसए को लेके क्वेश्चन बन सकता है। बच्चों यूनाइटेड नेशन एंड यूएसए की जब हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चों बहुत। यूनाइटेड नेशन ही एक बोला जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएस को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पूछता है कि क्रिटिकली एग्जामिन करो यूनाइटेड नेशन को कि वो यूएस को ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाते। इवन क्या यूएस को, क्या यूनाइटेड नेशन रियली कंट्रोल कर सकता है, बट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर मेंट फ्रॉम दिस टॉपिक, जो कि मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट है। और बच्चों जो मैंने आपको यहाँ एजेंसीज बताई हैं, ये सारी एजेंसीज आपके एनसीईआरटी में बॉक्स में दी गई हैं, आपको जरूर पढ़ते हुए चलनी है, क्योंकि बच्चों वहाँ से एमसीक्यूज बनने के पूरे चांसेस आपके रहते हैं। नो बच्चों जब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अगेन 6 मार्क्स का बेटा चैप्टर है। चैप्टर में इंपॉर्टेंट बच्चों क्या है, सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, जो ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज हैं बच्चों, आपको वो जरूर पढ़ते हुए चलनी है।
ट्रेडिशनल में स्पेशली आपके इंटरनल और एक्सटर्नल, जिसमें मिलिट्री एंड बाकी सब चीज़ें बच्चों कहीं ना कहीं आ जाती हैं। नाउ इसके बाद बच्चों ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, जो कि बेसिकली यूएसए और यूएसआर ने सिक्योरिटी को लेके जो भी अमेंडमेंट्स किए अपने वहाँ पे रिलेशन में, जैसे कि उन्होंने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी को उन्होंने साइन किया, उन्होंने यू कैन से आपका न्यूक्लियर बॉम्ब को लेके जो भी उन्होंने चेंजेस लेके आए। तो बच्चों यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कहीं ना कहीं बनता है। नाउ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी अगेन इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे ह्यूमन सिक्योरिटी एंड ग्लोबल सिक्योरिटी के बारे में आप डिस्कस करते हुए चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनने की पूरी संभावना होती है। नो बेटा आज की डेट में न्यू काइंड ऑफ थ्रेट कौन से हैं बच्चों? टेररिज्म को लेके हो गया, ह्यूमन राइट्स के हो गए, ग्लोबल कहते हैं पॉवर्टी हो गया, माइग्रेशन हो गया, हेल्थ एपिडेमिक्स हो गए। तो बच्चों ये सब चीजें कहीं ना कहीं बनती है। इवन इंडिया का आज की डेट में सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज को लेके क्या स्टैंड है बच्चों, ये यहाँ पे बेटा आपको पढ़ते हुए जरूर चलना है। नेक्स्ट चैप्टर बच्चों आता है हमारा इस फर्स्ट बुक का, जो कि है इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अगेन बच्चों 6 नंबर का चैप्टर है। आज की डेट में इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल कंसर्न्स क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग, पानी इंपॉर्टेंट है। इवन बच्चों यहीं पे हम लोग अपने रिसोर्सेज में ऑयल के बारे में डिस्कस भी करेंगे। जैसे कि आप जानते हो बच्चों, अभी ईरान के साथ वॉर हो रही है, यूएसए और इजराइल की। मेजर कंसर्न बच्चों ऑयल ही है। वेनेजुएला के साथ जो हुआ बेटा वो भी मेजर कंसर्न ऑयल ही है। तो बच्चों ये इन्वायरमेंटल कंसर्न्स यहाँ पे डिस्कस करोगे। जब इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की हम बात करते हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बच्चों हम बात करेंगे आपके क्लाइमेट को लेते हुए। हम बच्चों यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे क्लाइमेट को लेके जो मीटिंग्स हुई हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आपको बच्चों यहाँ पे वो पढ़ना जरूर चाहिए। जब क्लाइमेट्स की बात करते हैं तो बच्चों आपकी अर्थ समिट की बात आती है 1992, जो कि ब्राजील रियो डी जेनेरो की है। उसी से बच्चों आपको ब्रुकलिन रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करना है, जो कि 1987 की थी। इवन क्योटो प्रोटोकॉल जैसी सब चीज़ों को बच्चों आपको जरूर पढ़ते हुए चलना है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ से बनता ही बनता है। नाउ इसी टॉपिक के साथ साथ बच्चों कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात बेटा क्वेश्चन कहने के बनता है। इंडिया ने बोला था ये हमें कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें कॉमन है, जो हमें सब मिलजुल के इन सब के ऊपर वर्क करना चाहिए। बट इंडिया ने ही बोला था ये कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चों मतलब क्या है? ये हमारा जो क्लाइमेट को लेके कॉमन इशू है, बट जिन कंट्रीज ने ज़्यादा इसको खराब किया है उनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको कहीं ना कहीं रिजॉल्व करने की। तो दैट इज कम अंडर योर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट मीन्स यूएस डेवलप कंट्रीज को कहीं ना कहीं इस पर ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करनी पड़ेगी इन टर्म ऑफ फाइनेंस, इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, कि इसको हम कैसे रिजॉल्व करें। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ इंडिया का क्या इंस्टेंस है? आई जस्ट टोल्ड यू। एज वेल एज बेटा रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, वाटर और ऑयल। बच्चों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन सकता है, क्योंकि अभी भी ये करंट इश्यूज में कहीं ना कहीं चल रहा है। तो दिस इज अबाउट योर इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ बच्चों ग्लोबलाइजेशन बच्चों इस बुक का लास्ट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बनते हैं। तो बच्चों उन्हीं टॉपिक को कर लेना सफिशिएंट रहेगा। एक क्या है ग्लोबलाइजेशन के कॉजेज क्या है एंड कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव बच्चों दोनों डिस्कस करते चलनी है। नाउ इसमें बच्चों हमारा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज को जरूर पढ़ते चलना है। एंड मैं मानता हूं ये है टॉपिक करने वाला, कल्चरल होमोजेनाइजेशन एंड हेटेरोजेनाइजेशन। यहां से बच्चों क्वेश्चन आने की संभावना पूरी रहती है। एंड इंडिया और ग्लोबलाइजेशन, मतलब इंडिया कैसे ग्लोबलाइजेशन को बच्चों लेते हुए चल रहा है। तो बेटा ये हमारी फर्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहीं ना कहीं बनते हैं, जो कि मैं समझता हूँ यहाँ से बच्चों आपके क्वेश्चन पक्का बनेंगे ही बनेंगे। बच्चों नेक्स्ट आता है इंडिया की बुक, सेकंड बुक, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। बच्चों इसमें अगेन 40 मार्क्स की बुक है हमारी। सबसे पहला चैप्टर बच्चों आता है हमारा चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग। अगेन 6 मार्क्स से बड़ा चैप्टर है। इसमें इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने क्या चैलेंजेस फेस किए बच्चों, पहला टॉपिक ही ये बनता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे, क्या इंडिया ने प्रॉब्लम फेस करी बच्चों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा बनता है ना। इसके बाद हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए, ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इंडिया के आगे क्या प्रॉब्लम आई, इंडिया ने क्या अप्रोच ली,
इन प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ने के लिए, 565 स्टेट्स को जोड़ने के लिए। इवन इंडिया ने हैदराबाद, मणिपुर, इवन यू कैन से जूनागढ़ को कैसे अपने साथ मिलाया, इंपॉर्टेंट बड़ा टॉपिक बनता है, इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनेगा। एज वेल एज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, मतलब इंडिया में जो डिफरेंट स्टेट्स हमारी आज की टाइम बनी हैं, तो फर्स्ट टाइम स्टेट्स बनने की जब बात थी, वो बेटा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर आया, जो कि 1956 में आया। मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1953 में ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई थी, जिन्होंने रिपोर्ट कब दी, 1956 में दी थी, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में 14 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी बनी थी। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसका बेटा इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी है, जो कि मैं अभी आपसे आकर डिस्कस करूंगा। बच्चों एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस नेक्स्ट चैप्टर है, छोटा चैप्टर भी है, इवन यू कैन से बड़ा भी है। छोटा इसलिए कह रहा हूँ कि वो फटाफट हो जाएगा, बड़ा इसलिए कुछ टॉपिक्स हैं इसके अंदर। बच्चों 4 मार्क्स का है पूरा आपका चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा पहले ये बनता है कि इंडिया ने अपनी डेमोक्रेसी को बिल्ड करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। उससे बड़ा बच्चों क्वेश्चन मुझे ये लगता है ये वाला, इलेक्शन कमीशन वाला। हमारे सुकुमार सेन फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हमारी कंट्री में फर्स्ट टाइम इलेक्शंस को करवाने के लिए। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में इलेक्शंस हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आ रहा था कि इतनी बड़ी कंट्री है, यहाँ पे तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते, और इतनी बड़ी कंट्री में इतनी बड़ी पॉपुलेशन, जहाँ पे आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चन मार्क पुटअप हुए थे, जो क्रिटिक्स के रूप में आते हैं। तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। मगर इंडिया जैसी कंट्री ने इतने लार्ज, इतने बड़े स्केल के ऊपर फर्स्ट टाइम इलेक्शन कराए, जो कि सक्सेसफुल रहे और सबने एक्सेप्ट भी किया। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट कहना कि रहता है। ना इलेक्शन का जब रिजल्ट आया 1952 में, हमारे जो इलेक्शंस थे 1951 दिसंबर में स्टार्ट हुए थे, जबकि फर्स्ट टाइम होने से पहले 2 बार पोस्टपोन भी हुए थे। 1952 में जब रिजल्ट आया तो कांग्रेस जीती। कांग्रेस की क्या डोमिनेंस रही 3 जनरल इलेक्शंस में। बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन कहना कि बनेगा। बेटा इमेजेस दी हुई हैं, पूरा मैप बताया हुआ है, कांग्रेस को कितनी सीट्स मिली फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड जनरल इलेक्शंस में। तो ये इंपॉर्टेंट है कहना कहीं। अगेन बच्चों इमरजेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जिसकी जब बात करते हैं, क्योंकि उसी टाइम में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज निकल के सामने आई। एंड जब बेटा पॉलिटिकल पार्टीज जब निकल के सामने आई, और उन पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना कैसे अपने आप को फैलाया, कांग्रेस कैसे उनके लिए हिंड्रेंस रही। तो बच्चों यहाँ पे ये टॉपिक आएगा। फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट केरला में बनी, तो बच्चों वहाँ पे आपको कम्युनिस्ट पार्टी इन बेटा केरला के बारे में डिस्कस करके आपको बेटा बढ़ना ही बढ़ना आगे। नाउ इसके साथ साथ सोशलिस्ट पार्टी, जो कि आचार्य नारायण देव के थ्रू बनी, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एज वेल एज कांग्रेस की क्या आइडियोलॉजी रही, जैसे बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडर्स को अपने साथ मिला के चलती थी। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बनता है। नो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, काफ़ी स्मॉल चैप्टर है, 2-3 सिर्फ टॉपिक ही हैं, 2 मार्क्स का चैप्टर है इसलिए, मगर क्वेश्चन बन सकता है। प्लानिंग कमीशन यूएसआर के थ्रू आई। इंडियन गवर्नमेंट ने आपका प्लानिंग कमीशन में 5 वे प्लान को अपनाया। नाउ हमारी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने उसको रिप्लेस करके नीति आयोग पे आ गई है। मगर बेटा जो फर्स्ट 3 5 वे प्लान्स हैं, आपको पता होने चाहिए किसने दिया, क्या क्या चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन सा आपका प्लान हॉलीडे था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 मार्क्स पक्के होने चाहिए यहाँ पे। हाँ बच्चों इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशनशिप, अगेन 6 मार्क्स का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट। इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशनशिप के अंदर जब बात करते हैं, तो बेटा सबसे पहले नॉन अलाइन मूवमेंट की बात करेंगे कि इंडिया ने कहीं ना कहीं मिक्स्ड इकॉनमी को अपनाया, ना कैपिटलिस्ट की तरफ गए ना सोशलिस्ट की तरफ गए। नॉन अलाइनमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। नाउ नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट की जो बेटा शुरुआत थी बच्चों एफ्रो एशियन यूनिटी के थ्रू आई, जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने रोल प्ले किया। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे क्या देखा था, क्या बोला था कि जितनी भी आपकी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री हैं वो एशिया और अफ्रीका से आ रही थी, तो इन सब कंट्रीज़ को जोड़ने की बात करी। इसी मीटिंग के थ्रू आपका बैंगडंग कॉन्फ्रेंस आया, उसी बैंगडंग कॉन्फ्रेंस के थ्रू बच्चों हमारा नॉन अलाइन्ड मूवमेंट की स्टार्ट हुई। तो बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है नॉन अलाइन्ड मूवमेंट क्या था, कौन फाउंडर मेंबर से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नो बच्चों यहीं पे बच्चों हमारा चाइना का साथ भी जाएगा कि इंडिया और चाइना की दोस्ती में पंचशील एग्रीमेंट का रोल प्ले होगा। इवन फिर पंचशील एग्रीमेंट फ्रेंडशिप हुई, बट स्टिल
इंडिया और चाइना की वॉर हो गई, जिसमें बेटा दलाई लामा जब इंडिया में आए, चाइना ने बोला आप इंडिया में क्या कर रहे हो, एंटी चाइनीज आप चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हो। तो बच्चों यहाँ पे वो कहीं ना कहीं लिंक होगा। एज वेल एज चाइना ने इंडिया पे अटैक किया 1962 में, तो ये इस पे बेटा क्वेश्चन बन सकता है। इसके साथ साथ इंडिया और पाकिस्तान के बेटा जो पीस और वॉर है उनके बारे में डिस्कस करना है। इट मीन्स इंडिया की 1965 में जो वॉर हुई, उसके बाद ताशकंद एग्रीमेंट आया, 1971 वॉर में जब बांग्लादेश बना, तो बच्चों हमारे यहाँ पे क्या बन के आया, बच्चों यहाँ पे हमारा कहते हैं बांग्लादेश बना, तो हमने शिमला एग्रीमेंट साइन किया। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं। एंड इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी, इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी में क्या मानता है, वो ये कहता है एनर्जी के लिए यूज़ करना है बट हिट नहीं करना है। एंड नो फर्स्ट यूज़ पे इंडिया कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पॉलिसी बात करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का चैप्टर है, छोटे चैप्टर है बट इजीली हो जाएगा, मगर क्वेश्चन पक्का आएगा। नाउ बच्चों, चैलेंजेस टू रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। नाउ बच्चों, जब हमारे जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई, जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ के बाद छोटे टेन्योर के लिए कौन आए, लाल बहादुर शास्त्री जी आए, 2 साल के लिए आए, उसमें इंडिया चाइना की वॉर भी हो गई, ठीक है। एज वेल एज यू कैन से शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान, तो ये इंपॉर्टेंट टेन्योर था। नाउ इसके बाद शास्त्री जी की डेथ के बाद इंदिरा गांधी जी आ गई, तो इंदिरा गांधी जी का टेन्योर, इंदिरा गांधी जी को पीएम बना दिया गया, जबकि मोरारजी देसाई को बनाने की बात हो रही थी। तो दैट इज़ ए अगेन इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ जब 4 जनरल इलेक्शंस हुए, तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी 1967 में। इस टाइम को बच्चों हमने पॉलिटिकल अर्थक्वेक भी बोला, क्योंकि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे बेटा क्या हो गए थे आपके, हार गए थे। तो बच्चों इसी से क्या लिंक हुआ आपका, इलेक्टोरल वर्डिक्ट एंड पॉलिटिकल अर्थक्वेक हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है क्यों इस टेन्योर को आपने पॉलिटिकल अर्थक्वेक का नाम दिया। ना इसी टाइम पे बच्चों हम क्या डिस्कस भी करते हैं, इसी में एक और टॉपिक बनता है कि जितनी भी हमारी जब हमारे स्टेट्स के इलेक्शंस हो रहे थे, तो बच्चों स्टेट्स के इलेक्शंस के अंदर बहुत जगह पे कांग्रेस की सरकार नहीं आई थी, क्योंकि राम मनोहर लोहिया ने नॉन कांग्रेसिज्म की बात की थी। क्या दिख रहा था कि इंदिरा गांधी से सरकार नहीं संभल रही है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, नॉन कांग्रेसिज्म का कंसेप्ट किसने दिया, क्या था, पॉलिटिकल अर्थक्वेक क्यों बोला गया, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। जब पॉलिटिकल अर्थक्वेक से आपके मैप के क्वेश्चन भी बनते हैं। अभी बेटा को बता रहा हूँ आपको मैप कहाँ से करना है। नौ बच्चों, इसी टाइम पे आप इसी चैप्टर के अंदर बच्चों कोलिजन सिस्टम पढ़ते हैं एंड डिफेक्शन सिस्टम पढ़ते हैं। बच्चों कोलिजन सिस्टम की शुरुआत 1967 से शुरू हुई थी, जो कि आप लोग यहाँ बुक में पढ़ते भी हैं कि कांग्रेस की 9 स्टेट्स में सरकार नहीं आई थी। 9 स्टेट्स में से 7 स्टेट्स के अंदर कोलिजन के थ्रू बेटा सरकार बन रही थी। तो बच्चों वो इम्पॉर्टेंट कई नई चीज़ें बनती हैं। इसी चैप्टर के अंदर आपका बच्चों इंदिरा गांधी वर्सेस सिंडिकेट का भी रोल आता है। सिंडिकेट वही ग्रुप है जिसने इंदिरा गांधी को पीएम बनाया था, मगर सिंडिकेट चाहता था इंदिरा गांधी सिर्फ उनके कहने पे चले, बट इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, उनको साइड लाइन कर दिया था। तो बच्चों यहाँ पे ये टॉपिक बनता है। एंड सिंडिकेट और इंदिरा गांधी की लड़ाई लोगों के सामने कब आ गई, जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए 1967 में, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, क्योंकि वीवी गिरी को इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट बनवाया, जबकि सिंडिकेट ग्रुप क्या चाहता था, एन संजीवा रेड्डी आपके प्रेसिडेंट बने। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद 1971 में कांग्रेस के जब इलेक्शंस हुए, कांग्रेस जीत गई। ग्रैंड अलायंस था, फेलियर हो गया। आपने टॉपिक पढ़े होंगे, ग्रैंड अलायंस फेलियर क्यों बना, अगेन ए क्वेश्चन। इंदिरा गांधी जीत गई, अगेन ए क्वेश्चन इन 1971। मगर कांग्रेस की रिस्टोरेशन होगी कैसे, इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन हमारा, क्यों होगी, क्योंकि जब 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर भी हुई, तो रिजल्ट क्या हुआ, इंडिया जीत गया। पहले इंदिरा गांधी लोकसभा के इलेक्शन जीत गई थी। इंदिरा गांधी के यू कैन से पीएमशिप के अंदर इंडिया पाकिस्तान से वॉर जीत गया था। देन रिजल्ट क्या था, रिजल्ट ये था, उसके बाद जहाँ पे भी स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए, सब जगह आपके इंडिया में कांग्रेस की सरकार बनी। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कहना कि बनते हैं इस बुक के अंदर। नौ बच्चों, आगे हमारा जो नेक्स्ट इसी बुक में जो बेटा हमारे 3 जो चैप्टर हैं, एक है क्राइसिस और डेमोक्रेटिक ऑर्डर, बच्चों 4 नंबर का है। गुजरात और बिहार मूवमेंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों गुजरात मूवमेंट के अंदर हम किस बारे में बात करेंगे, वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट आवर मोरारजी देसाई। बिहार मूवमेंट में आपका जयप्रकाश नारायण के बारे में बात करते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इस पर बैंक करता हूँ। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आता है, कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी।
जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने फंडामेंटल राइट्स को चेंजेस करने की बात हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, यू कैन नॉट डू। तो बच्चों यहीं से केशवानंद भारती केस बनता है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसी चैप्टर में फिर हम ये भी पढ़ते हैं कि जब आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं हो पाए, इंदिरा गांधी के ऊपर कहीं ना कहीं ट्रबल आ गया। इंदिरा गांधी के ऊपर ट्रबल कैसे आया था? जब हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जगमोहन लाल सिन्हा जी ने, जो कि वहाँ के हाई कोर्ट के उसके जज थे, उन्होंने क्या बोला था कि इंदिरा गांधी के 1971 के जो इलेक्शंस हैं वो क्या है, नल एंड वॉइड है। तो रिजल्ट क्या हुआ था? जनता पार्टी ने, जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। रिजल्ट क्या हुआ? इंदिरा गांधी ने क्या किया? इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसी इमरजेंसी के क्या क्या क्राइसिस थे, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ बनता है। इवन यू कैन से इसी के बाद आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी बनता है कि इमरजेंसी लगाने के बाद जब इलेक्शंस हुए, इंदिरा गांधी सरकार हार गई। नाउ उसका रिजल्ट क्या था? तो बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर से। नाउ रीजनल एस्पिरेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6 मार्क्स का बेटा क्या है, पूरा चैप्टर ये आएगा। नाउ बच्चों इस चैप्टर के अंदर जम्मू कश्मीर कैसे इंडिया के साथ इंटीग्रेट हुआ, राजा हरी सिंह से शेख अब्दुल्ला पे कैसे पावर ट्रांसफ़र हुई, एंड शेख अब्दुल्ला एज ए पीएम बने थे। आई एम अगेन रिपीटिंग, पीएम बने थे, यस पीएम बने थे, देन उनको जेल में बंद कर दिया गया। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मीन्स उस जम्मू कश्मीर में पूरे टेन्योर में क्या क्या चीज़ें अप एंड डाउन गए, बेटा ये इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बेटा आर्टिकल 370 का रिमूव होना इंपॉर्टेंट है, हमारी बुक में दिया गया है एंड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। नौ बच्चों इसी रीजनल एस्पिरेशन में पंजाब में जो भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, अकालीस के के 1980s में ट्रबल चल रहे थे बच्चों, यहाँ पे वो डिस्कस करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। अकालीस के क्वेश्चन बन सकता है कि अकाली ने अपनी सरकार बनाई पंजाब में 1967 में, 1977 में, बट पूरा टेन्योर नहीं कर पाए थे, किस चीज़ का सपोर्ट नहीं था उनको, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इवन जब हमारा कहते हैं पंजाब में कहीं ना कहीं बहुत क्राइसिस हो गए थे, तो राजीव गांधी ने कैसे पंजाब अकॉर्ड साइन किया, पंजाब अकॉर्ड क्या था, किसके साथ साइन किया, दैट कैन बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इवन बच्चों इसी चैप्टर में नॉर्थ ईस्ट को लेके काफ़ी चीज़ें हैं। नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास जैसे बात करें कि रीजनल ऑटोनॉमी की वहाँ बात की गई है, तो बच्चों मिज़ोरम, असम में कैसे मूवमेंट्स हुए और कैसे उसको रिजॉल्व कराया गया। अगेन राजीव गांधी जी का इम्पोर्टेंट रोल आता है, क्योंकि राजीव गांधी जी ने अपने टेन्योर में एक बच्चों पंजाब के साथ अकॉर्ड साइन किया था, मिज़ोरम के साथ अकॉर्ड साइन किया था, असम के साथ अकॉर्ड साइन किया था। तो मैं मानता हूँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राजीव गांधी के नाम पे अकॉर्ड्स, पीस एग्रीमेंट की बात है तो बच्चों राजीव गांधी का नाम आता है। इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स का क्वेश्चन सीधा बच्चों बन सकता है। इवन बच्चों लास्ट ईयर 2 साल पहले एक क्वेश्चन आ चुका है, क्या पता इस बार भी आ जाए, सिक्किम का मर्जर होना इंडिया के साथ, जो कि बच्चों कब का था आपका 1975 का था। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट बनता है। नाउ एकोमोडेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं जो टॉपिक है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, बनेगा तो 4 नंबर का बनेगा कि आपको रीजनल ऑटोनॉमी देनी चाहिए, किनको, रीजन्स को। मीन्स आपके जो रीजन्स आपसे नाराज़ हैं, उन क्यों नाराज़ हैं, उनकी क्या डिमांड्स है, उनको अपने साथ जोड़ के रखना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन बेटा हमारा इस टॉपिक में कहीं ना कहीं बनता है। ना बच्चों लास्ट चैप्टर है हमारा इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के अंदर बच्चों वो ये बनता है आपका रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। बच्चों 8 नंबर का चैप्टर है ये, बढ़िया वाला, बहुत बढ़िया। ना बच्चों यहाँ पे एक सबसे पहला टॉपिक ही बनता है क्या क्या डेवलपमेंट 1990s में हुई। बच्चों 5 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ना जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, उसको बच्चों आपको डिस्कस करना है। जस्ट गिविंग एग्जांपल, जैसे 1990s में हमने क्या बोला आपका बेटा, हम कह रहे हैं एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम की बात हुई, इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1989 में क्या हो गया था, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आ गई थी। उसके बाद क्या देखा गया सर, सारी कोलिजन गवर्नमेंट्स ही कहीं ना कहीं बनी है। इवन न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, अयोध्या एंड सब चीज़ें बच्चों यहाँ पे कहीं ना कहीं बनता है। एरा ऑफ कोलिजन इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, एरा ऑफ कोलिजन 1989 से लेकर 2009 तक
कौन से कोलिजन हुई। बच्चों पूरी इमेज बनी हुई है, फ्लो चार्ट बना हुआ है, उसको याद से पढ़ना है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आएगा। पहले आप बात करेंगे नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट की, फिर आप बात करेंगे कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, देन यू टॉक अबाउट यू कैन से यूनाइटेड फ्रंट, आपकी यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट आई, देन एनडीए गवर्नमेंट आई, देन यूपीए गवर्नमेंट आई। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट चीज़ें कहीं ना कहीं ईयर बाई ईयर बनती है। इसी चैप्टर में बेटा आपका एक और डिस्कस करते हैं कि बैकवर्ड क्लासेस का उठना, क्योंकि नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन को आपने अपनाया था, मतलब आपको एक्सेप्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया था। तो बच्चों यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इवन कहीं ना कहीं इसी चैप्टर में बेटा हमारा बनता है कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी के अंदर राइज ऑफ बीजेपी। मीन्स 1986 में 1985 के बाद बीजेपी का उठना शुरू हो गया था, जिसमें बेटा आपका शाह बानो केस एज वेल एज अयोध्या का इशू आता है, जो कि इंपॉर्टेंट बनता है। नौ इसी चैप्टर के में बच्चों आपका लास्ट टॉपिक ये बनता है ग्रोइंग कंसेंसस अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। मीन्स आज की डेट में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी अपनी आइडियोलॉजीज हैं, बट मिलजुल के चल रहे हैं। क्यों? दे आर वर्किंग फॉर फ्यू थिंग्स लाइक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे रिजर्वेशन एक्सेप्ट कर लिया एंड सो ऑन। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक, इस पॉलिटिकल साइंस में। मेरी आपको एडवाइस है बच्चों ये जरूर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। अगली बात ये आती है सर इन्हीं सब चैप्टर्स में दो चीज़ें हैं, एमसीक्यूज हैं एज वेल एज सर आपके व्हाट मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो बच्चों ये इन चीज़ों को करना कैसे है बच्चों, मेरे ध्यान से सुनना बात मेरी। CUET के अंदर अभी तक बच्चा 4 पेपर हो चुके हैं। मेरी एडवाइस ये है इन वीडियोस को जरूर देख लो। 2025 का ये CUET का पेपर पॉलिटिकल साइंस का, बेटा 2024 का, 2023 का एंड 2022 का। बच्चों इन चारों पेपरों के अंदर बच्चों के 50-50 क्वेश्चन ईच है। बच्चों मैंने क्या किया हुआ है, इन सब पेपर्स को ढंग से डिस्कस किया हुआ है, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। हर एक वीडियो बेटा अप्रॉक्सीमेट आपकी 45 मिनट और 1 आवर के बीच में है। आपको वो 50 मीन्स 200 टॉपिक्स को रिवाइज करवा देगी। तो मेरी एडवाइस है इसको जाकर जरूर देख लेना। इसका लिंक बेटा कहाँ दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अब बात आती है सर इन्हीं चैप्टर्स के अंदर आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन है। मैप बेस्ड क्वेश्चन मेनली हमारा कहाँ से आता है बच्चों, वो आता है हमारा इंडियन बुक से आता है। सर वो कैसे करें बच्चों, मैप वहाँ पे डायरेक्ट मैप नहीं आता है बच्चों। इसी के लिए मैंने पूरी एक अच्छी वीडियो बनाई हुई है, जो कि बेटा अप्रॉक्सीमेट हाफ एन आवर एंड 45 मिनट्स की वीडियो है बच्चों। ये वीडियो आपको बिल्कुल बता देगी कि क्वेश्चन आपके कहाँ से आने हैं एंड उसको सॉल्व कैसे करना है। एंड हमेशा एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन यहाँ से बनते हुए आए हैं। नौ बच्चों अब मैं आपके साथ आगे मूव कर रहा हूँ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन की तरफ, कि कौन सी पिक्चर में से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, दैट आई विल गोइंग टू डिस्कस विद यू। बच्चों पिक्चर बेस्ड का बच्चों आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो बच्चों मैं बुक बाय बुक आपके साथ इमेजेस जो इंपॉर्टेंट है बच्चों डिस्कस करते चल रहा हूँ एंड बता रहा हूँ कौन से चैप्टर की कौन सी इमेज है, कहाँ से बेटा क्वेश्चन आ सकता है। बच्चों देखो चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग मीन्स आपकी बुक कौन सी, इंडियन बुक। बच्चों इंडियन बुक में से बेटा ये एक इंपॉर्टेंट इमेज है, सरदार वल्लभ भाई पटेल किंग के पास गए हैं। व्हाट दे आर आस्किंग कि आपने इंडिया के साथ जुड़ गए हो, हमें आप इंडिया के साथ जुड़ो, हमें सिर्फ 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है कि आपका एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो बच्चों ये इमेज कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट को दिखाती है। एंड ये पर्सनालिटी कौन है बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। एंड ये नॉर्मल हमारे प्रिंसली स्टेट के किंग दिखाए गए हैं। बच्चों इसी चैप्टर के अंदर बच्चों एक और इमेज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इमेज है। ये इमेज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इमेज इज टॉकिंग अबाउट आवर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। मतलब सर डिफरेंट जो रीजन्स हैं डिमांड कर रहे हैं किससे, नेहरू जी से, कि हमारी क्या बनाओ, स्टेट बनाओ ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज। एंड इसी के बेसिस के ऊपर जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में क्या बनाया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई थी। और उसी कमीशन ने आपका एक्ट का बना 1956 में, जिन्होंने क्या बोला था कि यस हमें स्टेट बनानी चाहिए, ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज। एंड इसी कमीशन की रिपोर्ट की वजह से
बच्चों आपके पास 14 स्टेट्स और 8 यूटीज बनी थी। कब बनी थी? हमारा 1956 में। तो कि इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन आता ही है। नौ बच्चों अगेन एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में बच्चों ये 2-3 इमेजेस इंपॉर्टेंट है। बच्चों पहली बात तो ये इमेज, बच्चों ध्यान से देखो ये इमेज क्या है। बच्चों इस इमेज की बात की जाए तो सर यहाँ इलेक्शन कमेटी लिखा हुआ है। सर ये बंदे कौन है? सर दीज आर दी कोर मेंबर ऑफ कांग्रेस। तो ये बंदे कौन है जो हाथ जोड़ रहे हैं? सर जो लोग हाथ जोड़ रहे हैं सर ये आपके एमएलए और एमपीस की टिकट के लिए हाथ जोड़ रहे हैं कि जी हमें टिकट दे दो। और ये कौन है? सर ये है आम आदमी। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। अगेन बेटा बुक के अंदर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के नेम दिए हुए हैं जो कि बेटा मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। तो बच्चों इनके नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग। नो बच्चों हम इस इमेज की बात करते हैं। सर ये इमेज क्या दिखा रही है? सर ये पेड़ को कौन खींच रहा है? सर ये ऑपोजिशन पार्टीज कांग्रेस को खींचने की कोशिश कर रही हैं। फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस बहुत मजबूत दिखाया गया है। मीन्स वो पेड़ को हटा रहे हैं मगर नहीं हट रहा, सबके सब डाली से बैठे। मीन्स सारे कांग्रेस के आपके एमपीज हैं, मिनिस्टर्स हैं जो कि आपके स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। दिस इज टॉकिंग अबाउट दिस इमेज जिसको बेटा हम टग ऑफ वॉर का हमने इमेज का नाम भी दिया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि इट रिप्रेजेंट व्हाट। नौ बच्चों चैलेंजेस टू रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, अगेन इंपॉर्टेंट वन। बच्चों इस इमेज की देखो बात करते हैं। ये क्या दिखा रहा है? सर ये इमेज दिखा रहा है 1966 की, जब इंदिरा गांधी को, ये बेटा कौन हो गई? इंदिरा गांधी को पीएम बना दिया गया। एंड बेटा ये कौन भाग रहा है? बेटा ये हमारे भाग रहे हैं हमारे मोरारजी देसाई। क्योंकि 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी तो बात ये आई थी पीएम कौन बनेगा, इंदिरा गांधी बनेगी कि मोरारजी देसाई बनेंगे। तो अल्टीमेटली क्या किया था? ये बेटा ये ग्रुप कौन है? ये नीचे लोग कौन है? सिंडिकेट ग्रुप है। सिंडिकेट ग्रुप ने किसको पीएम बनाया? इंदिरा गांधी को बनाया। और जो आपके मोरारजी देसाई कहीं ना कहीं हार गए। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट इमेज। बच्चों इसी चैप्टर में एक और इमेज है। बच्चों ये क्या है? बच्चों ये इमेज आपकी 1967 के स्टेट असेंबली इलेक्शंस के बारे में बेटा बता रही है। जो कि बेटा क्या बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार नहीं आ पाई आपकी 9 स्टेट्स में। और ये क्या है? सर कोलिजन गवर्नमेंट है। बट सर कोलिजन गवर्नमेंट क्या दिखा रहे हैं? सर एक साइकिल पे चल रहे हैं। सर एक बंदा राइट कर रहा है, एक बंदा लेफ्ट कर रहा है। मींस कोलिजन गवर्नमेंट तो बन गई बट आपस में क्या है? कहीं ना कहीं टसल है। को कह रहा है मेरी चलेगी, एक बंदा कह रहा है मेरी चलेगी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। नौ बच्चों इसी चैप्टर के अंदर बेटा 2 इंपॉर्टेंट इमेजेस और हैं। बच्चों एक तो ये रही, आप न समझ पा रहे हैं बेटा, आया राम गया राम। बेटा ये अमूल वाली ये इमेज है। बेटे ये डिफेक्शन की बात कर रहे हैं। यू नो दैट डिफेक्शन क्या था कि जो एमपी से एमएलए क्या होते थे, क्या करते थे, इलेक्शन जीतने के बाद कोई और उन्होंने पार्टी जाके ज्वाइन कर ली। उसका रिजल्ट क्या होता था? जिस पार्टी से वो जीते हैं वहाँ के नंबर कम हो गए, दूसरी पार्टी के नंबर बढ़ गए। तो इसको हमने डिफेक्शन बोला था। तो राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए थे। जबकि कब लेके आए थे? 1985 में लेके आए थे। जो कि एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बनता है। ये बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट इमेज है। बच्चों ये इमेज किसको रिप्रेजेंट कर रही है? दिस इमेज इज रिप्रेजेंटिंग अबाउट योर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ 1969। बच्चों ये कौन है? बच्चों ये हैं वीवी गिरी भाई साहब। वीवी गिरी सर जिनको 1969 में इंदिरा गांधी के सपोर्ट से इनको प्रेसिडेंट बनाया गया। जबकि कांग्रेस क्या चल रही थी? बच्चों ये कौन है? ये हैं गप्पा जी। गप्पा जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे 1969 में। और ये चाहते थे और सिंडिकेट ग्रुप चाहता था कि एन संजीवा रेड्डी क्या बने? प्रेसिडेंट बने। बट इंदिरा गांधी ने क्या किया? वीवी गिरी को एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में खड़ा किया और अपने कांग्रेस के एमपी एमएलए को बोला जाके वोट करो। तो ये जीत गए और ये बन गए। ये पॉइंट था जिसके बाद इंदिरा गांधी और सिंडिकेट ग्रुप की वॉर क्या हो गई? किस्म से सामने आ गई, ढंग से शुरू हो गई। नौ बच्चों अब ये क्या दिख रहा है? सर ये दिख रहा है इंदिरा गांधी का जीतना। कब? 1971 में। क्योंकि ग्रैंड अलायंस जो सिंडिकेट ग्रुप था और नॉन कांग्रेस जो थे सबके साथ मिल गए, इलेक्शन लड़ रहे थे बट सबके साथ हार गए। तो ये इमेज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इंदिरा गांधी का जीतना, आपका बड़े तरीके से जीतना। और ये क्या है? सिंडिकेट ग्रुप है जो कि पूरी तरीके से हार गया था। इंपॉर्टेंट बेटा ये भी है।
ठीक है बच्चों। नाउ बच्चों ये इमेज क्या दिखा रही है, ये दिखा रहा है आफ्टर 1971 पाक वॉर, पाकिस्तान की वॉर के बाद जो हमारे स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हुए थे बच्चों, ये वो दिखा रहा है कि जब पाकिस्तान के था इंडिया ने वॉर जीता, उसके बाद जब हमारी कंट्री में स्टेट के असेंबली इलेक्शंस होने थे 1972 में, तब रिजल्ट क्या हुआ, जहां जहां इलेक्शंस हुए वहां कांग्रेस सरकार रही। सर ये क्या दिख रहा है, इंदिरा गांधी जिसको सीएम के लिए खड़ा कर रही है वही बंदा जीत के बाहर आ रहा है। नाउ बच्चों अगेन नेक्स्ट चैप्टर था बेटा ये हमारा क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। बच्चों ये इंपॉर्टेंट इमेज जो चैप्टर है इमरजेंसी के बारे में डिस्कस कर रहा है। बच्चों ये क्या है, सर जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी तो जयप्रकाश नारायण ने सेव डेमोक्रेसी का नारा दिया। ये जयप्रकाश नारायण को यहाँ दिखाया गया है और सबको क्या लग रहा है, ये इमेज क्या दिखा रहा है, ये लग रहा है कि जयप्रकाश नारायण है जो कि इंदिरा गांधी को कहना कि क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। एंड इन्हीं के यू कैन से अंडर दी इनकी लीडरशिप के अंदर ही जनता पार्टी बेटा गवर्नमेंट आपकी पार्टी बनी थी। एंड अगेन जनता पार्टी ने 1977 में इलेक्शन जीतने के बाद अपनी सरकार बनाई। ठीक है, तो बच्चों ये इमेज क्या दिखा रहा है, ये इलेक्शन रिजल्ट दिखा रहा है किसका, 1977 का। बच्चों ये कौन है, ये है आम आदमी पार्टी, ये है आम आदमी। आम आदमी कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है, आपने कांग्रेस को दो ही पटका दे दिया, मींस कांग्रेस को हरा दिया। क्यों, कांग्रेस से कहीं ना कहीं इमरजेंसी यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, सेंसरशिप लगाई एंड सो ऑन। बेटा ये सब कौन है, तो ये सारे आपके जनता पार्टी के आपके मेंबर्स हो गए। यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी दिख रहा है, मोरारजी देसाई दिख रहे हैं, आपके चरण सिंह दिख रहे हैं, इवन यू कैन से जगजीवन राम दिख रहे हैं। बच्चों ये इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं नाम भी हो गए जो कि मैं मानता हूं कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकता है। बच्चों अब ये क्या है, उसी चैप्टर की बेटे बात है ना बेटे। ये इमेजेस क्या दिखा रही हैं कि जनता पार्टी का फेलियर। जनता पार्टी के आप जानते हैं, जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो जनता पार्टी सरकार में क्या होता, तीन बंदे पीएमशिप के लिए खड़े हुए, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई एंड चरण सिंह। पीएम बने कौन, आपके फर्स्ट टाइम आपके पीएम बने हमारे मोरारजी देसाई, पर दो डिप्टी पीएम थे, कौन से, जगजीवन राम और चरण सिंह। अब अल्टीमेटली क्या दिखा रहा है बेटे, अम्ब्रेला को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई कह रहा है नहीं भैया मैं ओपन करूंगा, मतलब आई वांट टू बिकम ए पीएम। तो ये डिस्टर्बेंस दिखा रहे हैं किसने, आपके जनता पार्टी के टाइम पे। अगेन बेटे ये क्या दिखा रहा है, अगेन ये एक पर्सनैलिटी कौन है बेटे, ये है हमारे मोरारजी देसाई। मतलब लोग अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं बट दे आर अनेबल टू लिसन। रीजन क्या है, रीजन क्या है कि कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं बन पाई और अपने तरीके से चीज़ों को नहीं कर पाए। बच्चों ये क्या दिख रहा है, इंदिरा गांधी का हमें झाड़ू है। सर ये लोग कौन है, सर ये आपका 1980s के इलेक्शन के बारे में दिखा रहे हैं कि जी जब आपकी मोरारजी देसाई गवर्नमेंट आई, विद इन ए यू कैन से 1.5 ईयर के अंदर ही बंद होगी। चरण सिंह की गवर्नमेंट आई 4 महीने में बंद होगी। जब फिर से इलेक्शन हुए तो पावर में कौन आया, इंदिरा गांधी आई। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, स्वीप कर दिया, मतलब क्लियर आउट कर दिया। तो फुल पावर में कौन आई, कांग्रेस सरकार आई। दिस इज एन थिंग। नो बच्चों ये हमारा चैप्टर है रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। बच्चों ये इंपॉर्टेंट बेटा चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट इमेज है जो कि बेटा आपके चैप्टर्स के इस चैप्टर के स्टार्टिंग में दी गई है। बच्चों ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट इमेज समझता हूँ और मेरा मानना है इस इमेज में अगर सीबीएसई में क्वेश्चन आए ना आए, बच्चों को CUET में क्वेश्चन आएगा। बच्चों मैं खुद आपकी CUET पर काफ़ी मेहनत करते हुए चल रहा हूँ। बहुत जल्दी अभी आपके सामने मैं कुछ बुक्स को भी बेटा प्रेजेंट कर दूंगा एंड जिसमें आपके लिए फुल फ्लैज सब चीज़ें बच्चों आपके लिए अवेलेबल है, मोर देन एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो बच्चों मैं चलो वापस आता हूँ डिस्कशन के ऊपर, वो सब जब चीज़ें आएंगी आपको पता लग ही जाएगा। तो बच्चों रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स बेटा क्या है, तो बच्चों ये इमेज बनती है। बच्चों ये हमारे राजीव गांधी दिख रहे हैं जो कि सद्भावना यात्रा की बात कर रहे हैं। वेदांता एक्सप्रेस बच्चों हमारा ये बासु जी, मैं नाम स्किप कर रहा हूँ, हमारे सॉरी ज्योति बासु बेटा ये है। नाउ मंडल कमीशन हमारा VP सिंह से लिंक है, इवन VP हटाओ चरण सिंह ने बात की। तो बच्चों ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनते हैं। रथ यात्रा किससे लिंक है, हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी से लिंक है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट नेम्स है जो कि बनते हैं। बच्चों ये क्या दिख रहा है, रोलर कोस्टर। क्यों इंडियन गवर्नमेंट को रोलर कोस्टर क्यों बोला गया, क्योंकि बड़े सारे
ट्रबल्स हमारे इस टेन्योर में देखे गए। कब? 1989 से लेके 2009 तक बच्चों हमारी क्या दिखी गई? लार्जली कोलिजन गवर्नमेंट दिखी गई। तो बच्चों ये इमेज अगेन इंपॉर्टेंट वन, बच्चों ये इमेज क्या प्रेजेंट कर रही है? ये इमेज प्रेजेंट कर रही है 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म। बच्चों ये कौन है? हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो कि एक्स पीएम भी रह चुके हैं। बच्चों फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 में किसकी गवर्नमेंट के अंदर? नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के अंदर। तो बच्चों इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की गई है यहाँ पे, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसमें आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के लोन्स की बात भी की गई है। हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन करने की बात की गई है। इंपॉर्टेंट है बच्चों ये हमारा। ना बच्चों इसी चैप्टर में आपका रिसेंट डेवलपमेंट के अंदर बच्चों ये हमारी दो इंपॉर्टेंट इमेजेस हैं। ये इमेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी गई एग्जामिनेशन में, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फिर से पूछी जा सकती है। ना बच्चों जब इस इमेज की बात करें तो क्या दिख रहा है बेटा? ये दिख रहा है हमारा 1989 में आपका एंड ऑफ कांग्रेस एरा एंड कोलिजन गवर्नमेंट का स्टार्ट होना। बच्चों ये क्या है? नेशनल गवर्नमेंट बेटा इन्होंने बनाई, वीपी सिंह ने बनाई। एंड इनको ये क्या है? ये दोनों कौन है बच्चों? ये दोनों बेटे आउटसाइड सपोर्ट कर रहे हैं। ये कौन है? ये है लाल कृष्ण आडवाणी। बच्चों ये है हमारे आपके ज्योति बासु। ये लेफ्ट हैं, ये राइट हैं, दोनों की आपका यू कैन से डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, बट सपोर्ट कर रहे हैं इकट्ठे वीपी सिंह गवर्नमेंट को। क्यों? सो डेट कांग्रेस सरकार में ना आ पाए। दिस इज एन पॉइंट इंपॉर्टेंट बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है ना बच्चों। ये क्या दिख रहा है? 1971 1999 1971 में इंदिरा गांधी दिख रहा है। ये कौन है? हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जो कि कांग्रेस को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना बच्चों। ये क्या दिख रहा है? आपका बीजेपी की एनडीए अलायंस दिख रहा है, जो कि मतलब एक कोलिजन गवर्नमेंट बनाई हुई है एंड हु इज टारगेटिंग यू कैन से सोनिया गांधी टारगेट करने की कोशिश कर रही है 1999 में। तो बच्चों ये आपकी कोलिजन, ये आपकी मेजोरिटी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ना बच्चों अब हम बात कर रहे हैं हमारी वर्ल्ड बुक के बारे में, इंपॉर्टेंट वन, कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर। बच्चों यहाँ पे ये इमेज क्या है? सर ये इमेज यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट कर रही है, स्टार्स। सर ये क्या है? सर ये आइस क्या है? आइस ब्रेकर्स हैं, मीन्स माउंटेन्स हैं। सर ये इट इज दे आर टॉकिंग अबाउट हडल्स। यूरोपियन यूनियन को बनने में क्या हडलता है? यूरोपियन यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन बनने में क्या हडलता है? बच्चों इसको ये रिप्रेजेंट करते चल रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन पे बेटा बच्चों यूरोपियन यूनियन में हडल्स क्या है? क्या बोला गया है? यूरोपियन यूनियन में बहुत सारी कंट्रीज हैं एंड उन कंट्रीज का क्या मानना है कि जितनी भी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है ना वो अपनी चलाएंगी, हमसे पूछेंगे नहीं, हमसे बात नहीं करेंगी, और कहीं ना कहीं अपनी चीज़ें हम सब पे यू कैन से लगा देगी। तो ये जो यूरोपियन यूनियन की जो स्मॉलर कंट्रीज़ हैं ये कहीं ना कहीं सोचती हैं। इसी वजह से यूरोपियन यूनियन का आज तक भी एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना। ऑल तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो कि जिसमें बहुत सारी कंट्रीज है, अपना वीज़ा एंड सब चीज़ें हैं, अपनी करेंसी भी है, बट बेटा एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो बच्चों दिस इज रिप्रेजेंटिंग दिस सेम थिंग। नाउ हमारे मनमोहन सिंह जी 1991 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो मनमोहन सिंह जी थे, इन्होंने क्या बोला कि जी हमें एक्ट ईस्ट करना चाहिए, मीन्स ईस्टर्न एशियन कंट्रीज पे लुक आफ्टर करना चाहिए, मीन्स साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जापान, चाइना, कोरिया जैसी कंट्रीज से हमें ट्रेड बढ़ाना चाहिए। मगर ये क्या दिख रहा है? सर ये फायर क्या दिख रहा है? ट्रेड दिक्कतें हैं, ट्रबल्स हैं, क्योंकि कंपटीशन है, सबके सब वहाँ जा जाते हैं। तो बच्चों इसी से यहाँ लिंक क्या हो रहा है? बच्चों आशियान कंट्री का लोगो लिंक हो रहा है। बच्चों आशियान कंट्रीज में कितने कंट्रीज हैं? 10 कंट्रीज हैं। ये क्या है? सर ये 10 स्टैक्स हैं, किसके? राइस के स्टैक हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा राइस बेटा वहाँ पे ग्रो होता है। काफ़ी राइस बच्चों वहाँ ग्रो होता है क्योंकि वहाँ पे अच्छा मानसून आता है, अच्छी प्रेसिपिटेशन आती है। नाउ बच्चों अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और अच्छा टॉपिक बेटा, अच्छा क्वेश्चन आई है। कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर में बच्चों चाइना के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। दिस स्लाइड इज डेडिकेटेड टू चाइना। बच्चों ये क्या दिखा रहे हैं? ड्रैगन। बच्चों ये क्या दिख रहा है? ड्रैगन का मूव होना, मीन्स चाइना का ग्रोथ, चाइना बड़े बड़े भयंकर तरीके से आगे मूव कर रहा है। ये कौन रोकने की कोशिश कर रहा है? WTO दिख रहा है, रोक नहीं सकता है क्योंकि इतना बड़ा है, इतने मतलब चाइना का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था इतना स्ट्रांग था कि बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा था। ठीक है, तो बच्चों सेकंड इमेज बेटा ये है, ये क्या है? माओ, चाइना के जो हमारे प्रेसिडेंट थे पहले, ठीक है, चाइना की इंडिपेंडेंस के बाद 1949 में। तो माओ ये क्या दिख रहा है? रेड बुक, मीन्स कम्युनिस्ट कल्चर को अपनाते हुए चल रहे थे। बच्चों ये क्या दिख रहा है? सर आपका ये दिख रहा है जब चाइना ने 1970s में अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म किए
वो रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स कोट क्या बता रहा है बेटा, वेस्टर्न कल्चर, बट टाई क्या है, रेड, मीन्स कम्युनिस्ट कल्चर होते हुए आप कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट को साथ लेके चल रहे हो। बच्चों ये इमेज भी ये बता रही है। साइकिल, क्यों, साइकिल क्या बता रहा है, साइकिल बता रहा है चाइना में सबसे ज़्यादा लोग हैं, बहुत साइकिल्स चलती हैं एंड सो ऑन। बच्चों व्हील क्या है, कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट, मतलब दोनों का साथ साथ चलना। आज के डेट में देख लो चाइना बहुत प्रॉस्परस है, रीज़न मीन क्या है, गवर्नमेंट कम्युनिस्ट है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, मतलब कोई मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है, प्राइवेट कल्चर है वहाँ पे। तो दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट इमेज, आई कैन से दैट। नो बच्चों साउथ एशिया, बच्चे कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में बच्चों कुछ इमेजेस हैं बेटा। ये इमेजेस क्या शो कर रही हैं, मुशर्रफ की इमेज शो कर रही हैं कि मुशर्रफ ने प्रेसिडेंट एज वेल एज वहाँ के आर्मी जनरल का रोल प्ले किया था। ये इंपॉर्टेंट इमेज बनती है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट अगेन इमेज है बच्चों। ये इमेज किसकी है बच्चों, ये इमेज दिखा रहे हैं आपके श्रीलंका के प्रेसिडेंट राजपक्षे के, हाउ ही इज हैंडलिंग टू थिंग्स, वन लॉयन वन इज टाइगर। बच्चों लॉयन मीन्स क्या हुआ, सिन्हालास, क्योंकि मेजर वहाँ की कम्युनिटी है। लिट्टे क्या हुआ, लिट्टे था आपका जो तमिल्स ग्रुप की डिमांड कर रहा था, सेपरेट कंट्री की डिमांड कर रहे थे। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट इमेज कहीं ना कहीं बनती है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये इमेज देखिए, अब बच्चों ये इमेज की हम बात करें तो व्हाट वी कैन सी डैट बच्चों, ये इमेज हमारी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही है इंडो पाकिस्तान रिलेशनशिप। बच्चों ये हमारे हैं सरदार मनमोहन सिंह जी, और यू कैन से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और ये हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मुशर्रफ। नाउ व्हाट दे आर शोइंग बेटा, टेबल पे मनमोहन सिंह जी बैठे हैं और यहाँ पे इस टेबल पे आके ये बैठ रहे हैं। दिस इज शोइंग व्हाट सर, डिस्टेंस, मतलब आप लोग एक बंकर में मीटिंग कर रहे हो बट दूर दूर बैठ रहे हो। इट मीन्स यू आर नॉट इन टू रिजॉल्विंग थिंग्स, मीन्स यू पीपल आर नॉट कमिंग ऑन टू टेबल फॉर डिस्कशन। दिस इज इंपॉर्टेंट वन बच्चों। ये इमेज क्या है, सार्क समिट। सर सार्क समिट में ये मेंबर दिखाए गए हैं, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, यू कैन से श्रीलंका एंड मालदीव्स। बट सर इंडिया और पाकिस्तान के टेबल बहुत क्लोज है, क्यों सर, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम खेल रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स आप ये क्या दिखा रहे हैं कि सर इस मीटिंग का फेलियर क्यों है, क्योंकि इस मीटिंग में ट्रेड एंड बाकी सब चीज़ों की बात कम है, आपस में ब्लेम गेम ज़्यादा है, इसीलिए सार्क समिट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। ये क्रिटिक्स का क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन हो गया क्रिटिकली एग्जामिन की सार्क समिट क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाई, तो बच्चों ये आप मेन रीजन कहीं ना कहीं लिखेंगे। नौ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये बड़ी इंपॉर्टेंट इमेज है बच्चों, ये आज का करंट सिचुएशन है। इजराइल ने जैसे ईरान को हिट किया, इजराइल ने जैसे गाजा को हिट किया, इजराइल ने जैसे लेबनान को हिट किया, तो बच्चों 2006 में भी इजराइल ने लेबनान को हिट किया था। लेबनान का एक आतंकवादी ग्रुप, यू कैन से दैट आपका हेजबुल्ला को बेटा अटैक किया, एंड यूनाइटेड नेशन कह रहा था कि आप रुक जाओ मत करो, मगर यूनाइटेड नेशन के बोलने के बाद 3-4 महीने के बाद इजराइल ने बंद किया। बच्चों ये क्या है, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कोफी अनन, ये क्या दिख रहा है, शील्ड में है, मीन्स इनकी बात नहीं मानी जा रही है बट अटैक चल रहा है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। बच्चों ये क्या है, यूनाइटेड नेशन का लोगो। बच्चों ये ऑलिव ट्री की क्या है, आपकी ब्रांचेस, आपकी लीफ बताई गई हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। नाउ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बेटा ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा, सर डाफुर केस बेटा कहाँ का है, सूडान का है। नाउ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहे थे, ये क्या दिख रहा है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं कहीं ना कहीं काम नहीं कर पाई, किसके ऊपर, यूनाइटेड नेशंस के ऊपर। यूनाइटेड नेशन लाइक मतलब जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ऐसे केसेस को रिजॉल्व नहीं करा पाई। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे जेनोसाइड चल रहा था, मीन्स लोग भूखे थे, एंड मतलब कहीं ना कहीं हम पीस इस्टेब्लिश नहीं करा पाया। ये कहीं ना कहीं क्रिटिक्स है यूनाइटेड नेशन का कि यूनाइटेड नेशन कहीं ना कहीं सब जगहों पे अपना अच्छा रोल प्ले नहीं कर पा रहा। ये नेगेटिव पिक्चर है यूनाइटेड नेशन की। बच्चों ये क्या दिखा रहा है, यूनाइटेड नेशन को ही प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे क्या बताया गया, एक तरफ यूनाइटेड नेशन का लोगो है, एक तरफ क्या है, वॉर की बात। यहाँ पे इस इमेज में ये बताया गया है यूनाइटेड नेशन पीस को प्रमोट करता है, अगर आप पीस नहीं करोगे तो वी हैव हथियार, वी हैव यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स, जो कि कहीं ना कहीं चीज़ों को रिजॉल्व करा सकता है बाय हुक और बाय क्रुक। नौ बच्चों नेक्स्ट चैप्टर बेटा हमारा है सिक्योरिटी इन दी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। बच्चों सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात की जाए तो बच्चों ये हमारी बेटा जो इमेज है
बेटा ये इमेज कहीं ना कहीं क्या दिखा रही है, अगेन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स, यानी पिजन क्या बेटा, व्हाइट पिजन इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, पीस। तो पीस की बात की गई है एंड ये सोल्जर है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का, जिनका मेन काम क्या है, डिस्टर्ब्ड एरिया में पीस को सेटल करवाना। बच्चों ये इमेज किसकी है, ये इमेज सर कहीं ना कहीं यूएस के ऊपर कहीं ना कहीं जा रही है। यूएस का बड़ा बजट दिखाया गया है कि वियतनाम क्राइसिस हो गए, यू कैन से अफगान वॉर हो गई, इराक वॉर हो गई, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो गए हैं, मगर वहाँ पे क्या बोला गया है, पीपल आर डिमांडिंग कि भैया हमारे लिए कुछ पैसा दे दो सो डेट हम लोग पीस के ऊपर डिपार्टमेंट बना ले। यूएस इज सेइंग दैट वी हैव नो मनी, इट मीन्स वॉर के ऊपर बहुत पैसा खर्च हो रहा है, आपका डिफेंस के ऊपर बहुत पैसा खर्च हो रहा है, बट पीस के ऊपर बात कहीं ना कहीं नहीं हो रही है ना बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट इमेज आई कैन से दैट, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स के बारे में। बच्चों ये इमेज किसको रिप्रेजेंट कर रही है सर, दीज आर दी फिंगर्स, चिमनीज, जहाँ से धुआं बाहर निकलता है। मीन्स ये हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं। द ग्लोबल वार्मिंग कहीं ना कहीं क्रिएट हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो धुआं कर रही हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जा रहा है, उस कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में जाने की वजह से क्या हो रहा है बेटा, धुआं आपका बहुत बाहर निकल रहा है। नौ बच्चों जब धुआं बहुत बाहर निकल रहा है, रिजल्ट क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एंड दिस इज व्हाट वी आर शोइंग इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। इंपॉर्टेंट वन बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये भी आज की करंट सिचुएशन है। जैसे हम लोग यूएस और आपके ईरान की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वही दिख रहा है, हाउ न्यू कॉलोनिज्म वर्क। मीन्स यहाँ इस इमेज को क्या दिखाया गया है कि आर्मी पर्सनल्स ने कोई XYZ कंट्री के ऊपर अटैक किया, एंड अटैक के बाद क्या दिख रहा है कि वहाँ डिस्ट्रक्शन हो गई है। नाउ व्हाट दे आर सेइंग दैट कि नाउ वी हैड, पैसा नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, ऑयल एज ए रिसोर्स पेमेंट के रूप में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगेन न्यू कॉलोनिज्म की बात हम कर सकते हैं। मीन्स आज के डेट में जो इंडस्ट्रीज जा रही हैं, जो आर्मी का कंट्रोल है डिफरेंट कंट्रीज में, दिस इज द सेम पॉइंट। नो बच्चों ये लास्ट इमेज है इस चैप्टर की, मतलब इस बुक की, ग्लोबलाइजेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन। बच्चों इस इमेज में ध्यान से देखिए, इस इमेज में एक मदर एक बच्चे को कह रही है जल्दी खाना खा लो, क्योंकि इंडिया और चाइना से कंट्री में बहुत सारे लोगों का भूखे हैं खाना खाने के लिए, और उनके खाना खाने के लिए नहीं है, तो अपना जल्दी अपना खाना फिनिश करो। सेकेंड इमेज में क्या, एक मदर एक बच्चे को कह रही है अपना जल्दी होमवर्क करो, क्योंकि कंट्री लाइक इंडिया चाइना में तुमसे आप पढ़े लिखे पर्सन हैं जो कि तुम्हारी जॉब को भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो दिस इज एन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इमेज जिसका बहुत ही मीनिंगफुल है। नो बच्चों ये जो इमेज है बच्चों, ये इमेज आपका नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन के बारे में बता रहा है। मीन्स सॉफ्ट पावर के बारे में बच्चों, सॉफ्ट पावर के बारे में डिस्कस करता है ये बच्चों। सॉफ्ट पावर बेटा क्या है यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं दिखाया गया वेस्टर्न कल्चर का आना आपकी कंट्रीज में। बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ कोक दिखाया गया है बच्चों, यहाँ पे हम मैकडोनल्ड्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बेटा हम लोग डिज्नी वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं। तो व्हाट वी आर सेइंग दैट कि आज की डेट में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन पे कहीं ना कहीं जो लिबरलाइजेशन के नाम पे जो डेवलप कंट्रीज है अपनी कंपनीज को सेटअप कर रही हैं एंड अपना कल्चरल इन्फ्लुएंस वहाँ दे रही है। तो बच्चों ये पूरा आपका पॉलिटिकल साइंस से लिंक था। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा, मज़ा आ रहा होगा। तो बच्चों मेरी आपका एडवाइस ये है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड से जरूर शेयर कर देना एंड बेटा लाइक भी कर देना। एंड कोई और चीज़ की रिक्वायरमेंट हो बेटा डू लेट मी नो। इन सब चीज़ों को ऐसे करते हुए चलो बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से पेपर हो जाएगा। एंड लिखने की एक टेक्निक बेटा बता रहा हूँ आपको मैं, आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है। जो भी बेटा क्वेश्चन आता है ना, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसमें कीवर्ड को पकड़ना है पहली बात तो। नाउ जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उस क्वेश्चन को बेटा इंट्रोड्यूस करो, उसके कुछ मेजर पॉइंट्स ना हो सके तो बेटा उसके बबल्स बना के कुछ पॉइंट्स बना दो, मतलब की पॉइंट अच्छे पॉइंटर्स में लिखो, उन पॉइंटर्स को अच्छा एक्सप्लेन करो। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो उस लाइन में आ रहा है उस वर्ड को अंडरलाइन करो, और हर एक पॉइंट लिखने के बाद बच्चों एक लाइन जरूर छोड़ो। एंड हो सके आंसर्स को आखिर में कंक्लूड जरूर करो। आपकी शीट साफ होनी चाहिए एंड बढ़िया होना चाहिए। मैप को बड़े ध्यान से देख लेना, आप मैं पहले बता चुका हूँ। ऑल द बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस यू टू ऑल। बच्चों जल्दी मिलते हैं, टेक केयर।